तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि डार्क चर्च के लोग वो योंगफाई के पीछे पड़े थे, क्योंकि वो लोग जानते थे कि योंगफाई के पास ही वो ट्रेजर मौजूद है। इसीलिए वो हर जगह उसका पीछा करते हैं और उसे मारने के लिए वो लोग पहले से ही वहां पर जाल बिछाए बैठे थे, मगर योंगफाई वो उन लोगों की जाल से निकल जाता है। मगर डार्क चर्च का मास्टर वो खुद से वहां पर उसे मारने के लिए आया था और उसका वो ड्रैगन जिसके 2 सिर थे वो इतना खतरनाक था कि वो एक बार में दो एनर्जी बोल्ट्स उस पर थ्रो कर रहा होता है, जिससे योंगफाई को बचने में काफी मुश्किल पेश आती है। मगर वो अपने डिवाइन ड्रैगन का फायदा उठाकर किसी तरह उनसे जान छुड़ाकर वहां से और भी आगे निकल जाता है और उन लोगों को एक ऐसे पॉइंट पर ले आता है जहां पर उन लोगों के पास भागने का कोई भी मौका नहीं होता। और जब वो सारे इकट्ठे होते हैं तो योंगफाई उन लोगों के ऊपर अपनी श्वानगोंग टेक्निक यूज कर देता है, जो कि इतनी ताकतवर होती है कि किसी को भी उससे बचने का मौका नहीं मिलता। और योंगफाई के कुछ दोस्त वो उसे ढूंढते ढूंढते वहां बिल्कुल करीब आ पहुंचे थे। जब वो लोग वहां पर योंगफाई को देखते हैं तो वो बिल्कुल सरप्राइज होते हैं कि यकीन नहीं आता तुम अब भी जिंदा हो। और वहां पे मौजूद वो मॉन्क कहता है कि तुम्हारी अपीयरेंस से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम कोई ग्रेट डीमन हो। तुम्हें जल्द से जल्द मेरे बुद्धा सेक्ट में आना होगा ताकि तुम अपने आप को प्योरीफाई कर सको। मगर दूसरी तरफ फिर नानगोंग उससे कहती है कि हमें लगा कि तुम मर चुके होगे, इसीलिए हम लोग तुम्हारी डेड बॉडी लेने के लिए आए थे, पर तुम तो अभी भी जिंदा हो। ये कहने के साथ वो उसकी बॉडी को जैसे ही टच करने की कोशिश करती है तो योंगफाई अपने आप को पीछे हटाता है और उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने अपनी जिंदगी को रिस्क में डालकर मेरी हेल्प के लिए तुम लोग यहाँ पर आए, तो इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा। और नानगोंग कहती है मेरे फ्रेंड्स तुम मुझे हमेशा से इम्प्रेस करते आए हो, कभी भी मुझे डिसअपॉइंट नहीं करते। और वहां पे मौजूद एक और वॉरियर वो कहता है कि अगर तुम बिल्कुल ठीक हो, सही सलामत हो, तो मेरे ख्याल से अब हम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। और नानगोंग कहती है तुम क्या चाहते हो, हम तुम्हारे लिए कुछ डेड बॉडीज कलेक्ट कर लें या फिर तुम अलग से अपने रास्ते जाना चाहते हो। इतने में योंगफाई को समझ में आ जाता है कि इन लोगों को जरूर मेंगलियर ने ही कहा होगा, वरना इन लोगों को कैसे पता चलता कि मैं वेस्टर्न साइड पे आया हुआ हूँ। शायद वो इन दोनों की आपस में फाइट करवाना चाहती है। एक तरफ उसने विल सेक के डिसाइपल्स को बुलाया है और फिर दूसरी तरफ राइटियस सेक के डिसाइपल्स को। वो इन लोगों के जरिए अपने ट्रू पर्पस को भी छुपाना चाहती है। योंगफाई उन लोगों से कहता है कि फिलहाल तो मैं इस बड़े से डिजास्टर से सरवाइव कर गया हूँ, पर तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से फिलहाल तो हम लोगों को ये लड़ाई यहीं पे ही खत्म कर देनी चाहिए। जिस पर नानगोंग कहती है ठीक है, हम तुम्हारी खातिर ये करने को तैयार हैं, मगर नेक्स्ट टाइम की कोई गारंटी नहीं देते कि नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो कोई लड़ाई नहीं होगी। ये कहने के बाद गोंग यून भी कहता है ठीक है ब्रदर, हम लोग चलते हैं। ये कहने के बाद लस सेक के वो लोग तो वहां से चले जाते हैं और फिर राइटियस सेक के लोग भी कहते हैं अब हमारा जाने का भी वक्त हुआ जाता है। ये कहने के साथ वो लोग भी वहां से चले जाते हैं, मगर केली वो अभी भी खड़ा रहता है और वो योंगफाई से कहता है अब बताओ कि तुम कहाँ जाने वाले हो। तो योंगफाई वो डोंगडोंग की तरफ देखता है और फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि मैं लाइट चर्च को उनका ट्रेजर वापस करने वाला हूँ, मगर अलग ही तरीके से। यूं समझ लो कि मैं ये चीज उन लोगों को एक गिफ्ट की तरह दूंगा। जिसके साथ ही अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि टेंपल ऑफ लाइट में लोगों की भरमार होती है और सब लोग वहां पर योंगफाई का ही इंतजार कर रहे थे। योंगफाई ने पहले से ही वहां पर न्यूज फैला दी थी और पब्लिकली सबको इनवाइट करके टेंपल ऑफ लाइट को उनका ट्रेजर वापस करने के लिए आया था। वो जानता था कि जब वो ये चीज पब्लिकली वापस करेगा तो सब लोग उसे अप्रिशिएट करेंगे और टेंपल ऑफ लाइट के जितने भी लोग हैं वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। उसके हाथ में एक बॉक्स होता है, वो उस बॉक्स को उसी मास्टर को ला कर देता है जिसे उसने पहले पीटा था। वो मास्टर उस ट्रेजर को देखता है कि उसके अंदर वो डिवाइन बोन मौजूद है। ये देखकर ही वो उस बॉक्स को बंद कर देता है और फिर योंगफाई से कहता है तुमने हमारे चर्च ऑफ लाइट के लिए जो कुछ किया है ये हमेशा याद रखा जाएगा। ये कहकर वो उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाता है तो योंगफाई थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है। उसे लगा कि शायद ये उस आदमी की कोई चाल हो सकती है, इसीलिए वो उससे हाथ मिलाने से इनकार कर देता है और अपने चाइनीज स्टाइल में उसे ग्रीट करता है, जिस पर वो ओल्ड मैन भी उसके सामने वैसे ही तरीके से उसे अप्रिशिएट करता है। जिसके बाद योंगफाई उन लोगों से कहता है मुझे किसी किस्म की मेरिट की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस हमेशा भलाई के काम करता हूँ और किसी के साथ कुछ गलत होने नहीं देता। इतने में चर्च ऑफ लाइट का वो प्रीस्ट उसे एक बेज देते हुए कहता है कि ये स्टार बेज अपने पास रख लो, जब भी डार्क चर्च के लोग तुम्हें मारने की कोशिश करें या फिर वो तुम पे हमला करें तो तुम कभी भी यहाँ पर आकर हमारी हेल्प ले सकते हो। योंगफाई वो बेज अपने पास रख लेता है और देखता है कि वहाँ पे मौजूद जितने भी लोग
हैं वो उसकी तारीफें कर रहे हैं और उसे अपना हीरो समझ रहे हैं। और फिर वो आखिर में उन लोगों को इस सब के लिए थैंक्स कहता है, जिसके बाद सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जहां पर योंगफाई वो केली के साथ मौजूद होता है। केली उस पर बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि यकीन नहीं आता कि चर्च ऑफ लाइट ने तुम्हारी पब्लिसिटी को और भी ज्यादा बढ़ाकर तुम्हें बिल्कुल नेशनल लेवल का हीरो बना दिया है। मुझे लगता है अब तुम और भी बहुत सारे सिटीज में फेमस हो जाओगे। मगर खैर ये जो कुछ भी हुआ वो तो ठीक है, पर मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं, उसका नाम गुआन मिंग है। और योंगफाई दिल ही दिल में कह रहा होता है कि पता नहीं चर्च ऑफ लाइट ने ये चीज नोटिस की है या नहीं कि उनका रेड लेग वो उस बोन के अंदर मौजूद है ही नहीं, वो खाली बोन है। भले ही अब मुझे चर्च ऑफ लाइट से कोई खतरा नहीं है, मगर दूसरी तरफ डार्क चर्च वो अब भी मेरे बारे में जानता है और किसी भी टाइम वो मुझ पर हमला कर सकता है। ऊपर से मेंगलियार और हुन डियानडाओ वो दोनों डायरेक्टली तो मुझे नहीं मार सकते, मगर वो दोनों इन चर्चेस का इस्तेमाल करके मुझ पर कभी भी कातलाना हमला करवा सकते हैं। उनके पास जरूर कोई अच्छा सा प्लान भी मौजूद होगा, इसलिए मुझे भी अपने लिए कोई अच्छा सा प्लान बना लेना चाहिए। मगर यहाँ पर केली उसे कह रहा होता है कि ब्रदर जरा संभल कर, क्योंकि तुमने डार्क चर्च से पंगा लिया है। डार्क चर्च जो कि हजारों सालों से मौजूद है, उनके पास कोई ना कोई ऐसा ट्रेजर जरूर है कि जिसके दम पर वो लोग सरवाइव कर रहे हैं। तो योंगफाई कहता है कि ऐसा जरूरी नहीं कि मैं उनके साथ दुश्मनी मोड़ लूं, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं उन लोगों के लिए कोई बड़ा खतरा हो ही ना, इसीलिए वो मेरे ऊपर ज्यादा ध्यान ना दें। ये सुनकर केली दिल ही दिल में कहता है कि लगता है अब मुझे इसे बार बार ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि डार्क चर्च क्या कर सकता है। मगर जहां तक बात लाइट चर्च की है, लाइट चर्च वो इस गेम को एक शतरंज के गेम की तरह खेलेगा। वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, इतने में अचानक वहां पर एक लड़की उन लोगों के लिए बियर लेकर आती है। वो दोनों पहले तो उस बियर की तरफ देखते हैं, मगर यहाँ पर केली उस लड़की की तरफ देख रहा होता है। जब वो लड़की ये देखती है कि केली सिर्फ उसी की तरफ देख रहा है, तो वो भी काफी खुश होती है और उसे ही देखते हुए वहां से चली जाती है। मगर जाते जाते वो उसे एक फ्लाइंग किस भी दे जाती है। और योंगफाई उससे कहता है लगता है कि शायद अब तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, मगर उससे पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं चाहता हूँ कि मैं होली सिटी में जाऊँ और वहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट टेम्पल है वहाँ पर जाकर वर्शिप करूँ। मगर मेरे यहाँ से जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी एक और हेल्प करो। तुम्हें बस एक मैसेज लोगों तक पहुँचाना है। उसकी बातें सुनकर केली कहता है कि ब्रदर तुम सच में बहुत ही शातिर हो, बदला लेना तो सच में कोई तुमसे सीखे। और हमें डोंग डोंग को भी दिखाया जाता है, वो अपनी गहरी नींद से उठ जाता है। मगर अगले सीन में हम देखते हैं पूरे शहर में बहुत सारे नोट्स बिखेर दिए जाते हैं। लोग जब वो उन नोट्स को पढ़ते हैं तो उन लोगों को दिखाई देता है कि उन पेपर्स में मेंगलियार का कुछ लोगों के साथ अफेयर बताया जा रहा है, खास तौर पर उस हुन डियानडाओ के साथ। मगर वो लड़की असल में एक असैसिनेटर है। सब लोगों को उसके बारे में पता चल जाता है, तो मेंगलियार को भी पता चल जाता है कि योंगफाई ने उसके सारे किए किराए पर पानी फेर दिया है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर वो गुस्से में एक दीवार पर बहुत ही जोर से पंच मारती है और वहां से चली जाती है। मगर हम देखते हैं कि जहां उसने पंच मारा था वहां पर क्रैक्स पड़ गए थे और वो दीवार बीच में से ही टूट जाती है। उस दीवार के दूसरी तरफ एक बंदा टॉयलेट पर बैठा हुआ पेपर पढ़ रहा था, मगर वो देखता है कि उसके सामने मौजूद दीवार तो टूट गई है। उसे लग रहा था शायद कोई अर्थक्वेक आने वाला है। और सेम तरह का एक लेटर हुन डियानडाओ को भी मिलता है। वो गुस्से में भड़क जाता है और कहता है कि आखिर वो इतना जल्दी इंप्रूव कैसे कर रहा है। वो अकेला 4 पीरलेस मास्टर्स को मार सकता है। पता नहीं वो ऐसा क्या कर रहा है कि जिससे उसकी कल्टीवेशन इतनी तेजी से इंप्रूव हो रही है। और लो लेवल में होने के बावजूद भी वो अपने आप से बड़े लेवल के वॉरियर्स को टक्कर दे रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सबसे पहले तो मैं उस लड़की का काम तमाम करूंगा, उसे मैं किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए सबसे पहले उसी को ही मारना होगा। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि केली वो योंगफाई को वहां से अब आगे की तरफ भेजने वाला था और उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपना ये यूनिकॉर्न दे रहा हूँ। जब तुम तुम्हारी मंजिल तक पहुंच जाओगे तो ये यूनिकॉर्न वापस से मेरे पास आ जाएगा। तो योंगफाई इसके लिए भी उसे थैंक्स कहता है और फिर वो फौरन से उसी यूनिकॉर्न के ऊपर आकर बैठ जाता है। और डोंग डोंग वो खुद उड़ सकता है तो वो उस घोड़े पर नहीं बैठता,
योंगफे के पास एक मैप भी होता है जिसकी मदद से वो अब अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़ता है। हमें दिखाया जाता है कि वो यूनिकॉर्न नॉर्मल घोड़ों के मुकाबले में ज्यादा फास्ट होता है और योंगफे को बहुत ही तेजी से वहां से लेकर जाता है और देखते ही देखते कुछ ही देर के अंदर वो लोग सीधे जंगल तक आ पहुंचते हैं और जंगल में होने के बावजूद भी उस यूनिकॉर्न की स्पीड कम नहीं होती है, मगर योंगफे और डोंग डोंग वहां पर रुकते हैं और अपने खाने पीने का बंदोबस्त करने के लिए पानी के अंदर कूदकर वहां से एक मछली पकड़कर बाहर निकालते हैं। पर डोंग डोंग देखता है कि वो मछली काफी छोटी है, जिसके बाद वो दोबारा से बड़ी मछली के लिए पानी के अंदर कूद जाता है और योंगफे वो बाहर बैठकर मछली का इंतजार कर रहा था, मगर उसे दिखाई देता है कि पानी के अंदर कोई हलचल हो रही है। इतने में अचानक पानी के अंदर से डोंग डोंग एक बहुत बड़ी मछली को लेकर बाहर निकल आता है, तो वो लोग फिर उसी मछली को पकाते हैं और फिर अपने खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं, जिससे उन लोगों का पेट भर जाता है और डोंग डोंग काफी टाइम के बाद पेट भर के खाना खा रहा था। और यहाँ पर योंगफे कहता है कि फादर ने बताया था कि मार्शल आर्ट कल्टीवेशन कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसे घर में बैठे बैठे खा पी कर अचीव किया जाए। इसे अचीव करने के लिए लाइफ एंड डेथ सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, और क्योंकि हम लोग मोर्टल वर्ल्ड के अंदर रहते हैं तो ये मोर्टल वर्ल्ड मोर्टल वॉरियर से भरा पड़ा है। हर एक वॉरियर एक मार्शल कल्टीवेटर है। सबसे पहले हमें अपने हार्ट को रियलाइज करना होता है और फिर उसके जरिए ही हम लोगों को अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाना होता है। हमें सबसे पहले अपने बॉडी के इनर पीस को मेंटेन करना होता है और अपनी खामियों को दूर करना होता है, और ऐसा वॉरियर बनना होता है जिसके अंदर कोई भी कमी ना हो। ये काम बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि हम लोग सोर्ड्स के साथ पानी से फाइट करें, चाहे उस पर जितने भी वार करते जाएं, पानी वो कभी भी उस सोर्ड से इफेक्ट नहीं होता। ये कहने के साथ ही वो बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर चुका होता है, जिसके बाद वो अपनी कल्टीवेशन को और भी ज्यादा इंप्रूव कर लेता है और डोंग डोंग से कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना होगा, हमें काफी देर हो गई है। ये कहने के साथ वो लोग एक डिजर्ट को क्रॉस कर रहे होते हैं, जिस पर योंगफे कहता है कि ये 4 एम्पायर्स का एक जंक्शन है। यूं समझ लो कि ये चारों के चारों एम्पायर्स इस एरिया को एक बैटलफील्ड की तरह यूज करते हैं, मगर चर्च ऑफ लाइट्स क्योंकि इन लोगों की लड़ाई के बीच में बार बार इंटरवेन करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हमेशा से पीस मेंटेन रहता है। मगर ये जगह ऐसी जगह है जिस पर कब्जा करने के लिए हर वक्त 4 एम्पायर्स तैयार रहते हैं। मगर डोंग डोंग कहता है कि आखिर उस ग्रेट प्रीस्ट का जो ट्रेजर था मेरे सींगों में ट्रांसफॉर्म क्यों हो गया है। मगर डोंग डोंग को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, पर योंगफे कहता है कि तुम इनमें और भी ज्यादा क्यूट लग रहे हो। पर डोंग डोंग कहता है मुझे क्यूट नहीं दिखना, मुझे हैंडसम दिखना है। क्यूट तो सिर्फ बच्चे होते हैं, मैं बड़ा हो चुका हूँ। उसकी बातें सुनकर योंगफे को भी हंसी आने लगती है और वो लोग अब अपना आगे का सफर शुरू करते हैं। इतने में अचानक उन लोगों को किसी की आहट महसूस होती है, जैसे कि कोई वहां पर मौजूद था। इतने में डोंग डोंग कहता है कि जरूर यहाँ पे कोई चोर या लुटेरा मौजूद है, और योंगफे कहता है कि हम लोग इतने दिन चलने के बाद फाइनली ऐसी जगह पर आ ही गए हैं जहाँ पर डार्क चर्च को अब रियलाइज हो गया है कि मैं अब यहाँ से जाने वाला हूँ, और उन लोगों को अब यहाँ पे हमला करने के लिए सबसे बेस्ट जगह भी मिल गई है। योंगफे देखता है एक एनर्जी अटैक उसकी तरफ आ रहा है। ये देखते ही वो उस एनर्जी अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए फौरन से अपनी श्वानगोंग टेक्निक को यूज करता है, जिससे वो उस अटैक को फौरन से डिस्ट्रॉय कर देता है। और वो लोग देखते हैं वहां पर एक और वॉरियर मौजूद है जो कि उनकी तरफ चल कर आ रहा होता है। तो योंगफे कहता है कि मुझे इससे कुछ जानी पहचानी फीलिंग्स आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जिससे ये सेम ओरिजिन से है। और जब वो वॉरियर अपीयर होता है तो हमें दिखाया जाता है कि वो भी एक ईस्टर्न कल्टीवेटर था, और वो योंगफे से कहता है कि अच्छा तो वो तुम हो, तुम्हारे बारे में ही ये बातें की गई है कि तुम दुनिया के नंबर 1 कल्टीवेटर हो। मैं भी एक मर्तबा देखना चाहता हूँ कि तुम में कितना दम है। ये कहने के साथ वो अपना हाथ ऊपर करता है तो हमें दिखाया जाता है क्लाउड्स इकट्ठे हो जाते हैं और उनके ऊपर से एक बहुत बड़ा हैंड नीचे आता है। ये देखकर योंगफे हैरान हो जाता है कि ये तो मी टियानशु टेक्निक है। योंगफे फौरन से अपनी श्वानगोंग टेक्निक को यूज करते हुए श्वानगोंग हैंड से उस हैंड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है कि आखिर इस बंदे के पास इस तरह की टेक्निक कहां से आई है। मुझे लगा था कि शायद इस तरह की टेक्निक सिर्फ और सिर्फ मैं ही जानता हूं और मेरे अंदर मौजूद वो डीमन वो ही जानता होगा। इसके अलावा कोई भी शख्स इस टेक्निक को नहीं सीख सकता। और दूसरी तरफ ऊपर खड़ा हुआ वो वॉरियर कह रहा होता है कि योंगफे सच में मान गया, तुम्हारे बारे में जो बात की गई थी वो बिल्कुल सच है।
तुम चेन जेंग के बेटे हो और तुम ही वो बंदे हो 10,000 साल पहले मरने के बाद दोबारा जिंदा हुए हो। ये सुनकर योंगफै को एक झटका सा लगता है और वो कहता है कि मेरी लाइफ एंड डेथ ये तो एक सीक्रेट है, इसे मेरे सीक्रेट के बारे में किसने बताया। मगर वो उस वॉरियर से कहता है मैं नहीं जानता तुम क्या कहना चाहते हो। तो वो वॉरियर कहता है कि तुम भले ही काफी ताकतवर हो मगर फिर भी तुम्हारी टेक्निक्स वो मुझे धोखा नहीं दे सकती। ये सुनते ही योंगफै वो डोंगरोंग से कहता है तुम कहीं जाकर छुप जाओ, लगता है कि शायद ये मेरा कोई फैमिली मैटर है, मैं इसे खुद से रिजोल्व करना चाहता हूँ। और ऊपर खड़ा वो वॉरियर कहता है कि योंगफै तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता सिवाय मेरे, मैं डू यू हूँ। ये कहने के साथ वो योंगफै की तरफ हमला करने को आता है और योंगफै उसे रोकते हुए कहता है कि ये मेरी फैमिली टेक्निक्स के बारे में कैसे जानता है। वो दोनों ही एक दूसरे को पंच मारकर पीछे धकेलते हैं और डू यू कहता है कि तुम जानना चाहते हो मुझे ये बात कैसे पता है, मारने से पहले मैं तुम्हें ये बात जरूर बता दूंगा। उन दोनों के बीच में काफी तगड़ी फाइट होती है जिसमें योंगफै वो उसे मारने के लिए हर एक अटैक करके देखता है मगर डू यू उसके हर एक अटैक को जानता था। वो फाइट के शुरू में ही उस फाइट पर डोमिनेट करने लगता है और योंगफै से कहता है कि मैं तुम्हारे सारे स्किल्स के बारे में जानता हूँ, इसीलिए बेकार में स्ट्रगल मत करो क्योंकि मैं 5th लेवल वॉरियर हूँ। मगर योंगफै फिर से पलटकर अपने स्पीयर से उस पर हमला करता है और उससे कहता है कि तुम्हें मालूम है मैंने सिर्फ 2 महीने पहले ही 5th लेवल के 2 मास्टर्स को मारा है और उसके बाद मैंने 4 5th लेवल मास्टर्स को एक साथ मारा था। ये कहने के बाद वो दोनों ही एक दूसरे को पीछे पुश कर देते हैं और डू यू से कहता है कि अगर तुमने शुआनगोंग को मास्टर कर लिया है तो इसका मतलब है कि तुम 5th लेवल के कल्टीवेटर को भी सप्रेस कर सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता और मैं शुआनगोंग टेक्निक को मास्टर करने के बाद किसी 5th लेवल वॉरियर को मारता तो उस वॉरियर में इतनी भी हिम्मत नहीं बचती कि वो मुझे खरोच तक पहुंचा पाए। ये कहते ही वो दोनों फिर से एक दूसरे से आकर टकराते हैं और वो वॉरियर योंगफै से कहता है तुमने सच में शुआनगोंग टेक्निक को यूज करने के बावजूद भी अपनी बेइज्जती कराई है। वो वॉरियर योंगफै पर इतना ज्यादा प्रेशर डाल रहा होता है कि योंगफै समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये मेरे इक्वल लेवल पर कैसे है। मगर वो योंगफै से कहता है तुम्हारी शुआनगोंग ट्रू की वो असल में मिक्स हो चुकी है। इतना कहते ही वो एक जोरदार धमाका करता है और योंगफै फौरन से पीछे आते हुए अपना स्पीयर बाहर निकाल लेता है और कहता है कि चलो देखते हैं किसकी शुआनगोंग टेक्निक बेहतर है। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता है, यहाँ तक कि डोंग डोंग भी उसकी पावर से थोड़ा सा डरने लगा था। मगर वॉरियर योंगफै की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मेरी फैमिली ने ये इनहेरिटेंस डोंगफू कल्टीवेशन वर्ल्ड से हासिल की है और ये कल्टीवेशन एम्परर डोंगफू से ही हमारे पास आई है। इतना कहने के बाद वो दोनों एक दूसरे पर फिर से वार करके एक दूसरे को पीछे धकेल देते हैं और वो वॉरियर योंगफै से कहता है कि आज मैं तुमसे हमेशा के लिए जान छुड़ा दूंगा। तुम्हारी जनरेशन अब तुम्हारे बाद कभी भी पैदा नहीं होगी, तुम सिर्फ नाम के नंबर 1 वॉरियर हो मगर असली रॉयल वॉरियर हम लोग हैं। यहाँ पे हम देखते हैं दोनों ही सेम स्पीयर टेक्निक यूज कर रहे होते हैं और दोनों ही बिल्कुल एक तरह की ही पावर को यूज करते हुए एक दूसरे को पुश कर रहे होते हैं, यूज करते हुए एक दूसरे को वापस पीछे पुश कर देते हैं। जिस पर डू यू कहता है कि तुम्हारी लेग्स सच में वो इतनी भी वीक नहीं है, तुम इनका अच्छी तरह से यूज करना भी जानते हो, अपनी गोल्डन प्रोफाउंड एनर्जी को भी अपनी पावर के साथ मिक्स किया हुआ है। तुम्हारे जैसा बंदा सच में कल्टीवेशन की दुनिया में अपना नाम बदनाम कर रहा है। तुमने सारी के सारी प्रोफाउंड एनर्जीज को एक दूसरे के साथ इस तरह मिक्स कर दिया है कि अब उन्हें अलग करना भी मुश्किल है। ये कहने के साथ वो फिर से एक साथ बहुत सारे पालमटेक करता है जो कि सीधा नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। ये देखते ही योंगफै उसे जवाब देने के लिए फौरन से अपना ऑरा चेंज कर लेता है और देखते ही देखते उसकी डिवाइन पावर के साथ साथ उसकी डेमोनिक पावर्स भी एक्टिवेट हो जाती है। और डू यू कह रहा होता है कि ये प्रोफाउंड स्किल सिर्फ और सिर्फ मेरी डू यू फैमिली ही डिजर्व करती है। तुम ना सिर्फ इन स्किल्स को डिजर्व नहीं करते बल्कि तुम जिंदा रहना भी डिजर्व नहीं करते। ये कहने के साथ वो सारे के सारे हैंड्स को बहुत ही तेजी से उसकी तरफ थ्रो करता है। मगर हम योंगफै को देखते हैं डेमोनिक ऑरा आने के बाद वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा था और वो डू यू से कहता है तुमने कहा है कि मैं ये स्किल्स डिजर्व नहीं करता, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या डिजर्व करता हूँ। इतना कहने के साथ वो बहुत ही तेजी से ऊपर जाते हुए इतनी ज्यादा एनर्जी क्रिएट कर लेता है कि वो सारे के सारे हैंड्स को एक बार में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर डू यू भी हैरान हो गया था और योंगफै उसके बिल्कुल करीब आकर उसे इतना जोरदार पंच मारता है कि डू यू वहां से काफी दूर आ पहुंचता है। मगर वो पीछे पलटकर देखता है तो उसे नजर आता है कि योंगफै वो अपनी लेग्स के साथ बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी जनरेट करने लगा है, जिस पर वो बिल्कुल हैरान हो जाता है और कहता है कि
ये तो सिल्वर एंड येलो ट्रू की मिक्स हो चुकी है। अगर मैं इसे अपनी ट्रू की से कंपेयर करूं तो ये मेरी ट्रू की के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की है। मगर वो योंगफे से कहता है कि तुम्हें मारने के बाद ये ट्रू की भी मैं तुमसे हासिल कर ही लूंगा। मगर योंगफे वो उसे गुस्से में कहता है कि कोई भी ऑर्डिनरी आदमी इसे एक्सेप्ट कर सकता है, मगर तुम इसे एक्सेप्ट करोगे तो तुम कुत्ते की तरह मरोगे। ये कहकर वो उस एनर्जी को बहुत ही जोर से उसकी तरफ थ्रो करता है तो वो एनर्जी बॉल इतनी फास्ट स्पीड से आती है कि डुयू से रोकने की पूरी कोशिश करता है, मगर वो इतना प्रेशर क्रिएट कर लेती है कि डुयू को उसे रोकने में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। मगर अचानक से वो उस एनर्जी बॉल से टकराता है, जिससे वो दूर पहाड़ों से टकराते हुए वहां से काफी दूर आकर गिरता है और उससे उसे काफी ज्यादा इंजरीज होती है। और योंगफे उससे कहता है कि तुम्हारी डू फैमिली वो असल में थर्ड रैंकिंग की चिकन फैमिली है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ईस्टर्न कल्टीवेशन वर्ल्ड की हिस्ट्री में डू फैमिली के नाम से कोई भी मेजर फैमिली नहीं हुआ करती थी। मगर डू कहता है कि अगर मेरी डू फैमिली को ब्लड कर्स न लगा होता तो हमारी फैमिली सारी मेजर फैमिलीज को टेक ओवर कर लेती। ये सुनकर योंगफे हंसना शुरू कर देता है, जिस पर डू कहता है कि मैंने कोई जोक नहीं सुनाया जिस पे तुम हंस रहे हो। मगर योंगफे उससे बताता है अब मुझे समझ में आया, शायद वो तुम्हारी ही फैमिली थी जिसे मेरी चेन फैमिली ने असाइन किया था और उन लोगों को एक मिशन दिया था। वरना भला ऐसा कौन होगा जिसे मेरा फादर इस तरह की कोई टेक्निक सिखाए। इतने में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर मास्टर चेन वो डू फैमिली के मास्टर से कहता है कि तुम्हारी डू फैमिली ने मेरी चेन फैमिली को कई साल तक सर्व किया है। तुम लोगों ने अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से किया है, इसीलिए मैं तुम लोगों को श्वानगोंग टेक्निक का अपर वॉल्यूम सिखा रहा हूँ, मगर तुम्हें इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना होगा। उसके बाद वो डू फैमिली के मास्टर से कहता है तुम्हें एक बात पर कसम खानी होगी कि तुम कभी भी सब लोगों के सामने नहीं आओगे। तुम्हारी फैमिली हमेशा बाकी फैमिलीज के अंडर में ही रहेगी और जब मेरा बेटा 10,000 साल के बाद वापस आएगा तो तुम्हारी फैमिली उसे फॉलो करेगी। उसके बाद श्वानगोंग टेक्निक का लोअर वॉल्यूम वो तुम लोगों को सिखाएगा। ये सुनकर वो बंदा कहता है कि मास्टर मैंने आपकी बात को नोट कर लिया है। ये बात सुनाने के बाद वो वॉरियर भी बिल्कुल हैरान होता है और योंगफे कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, तुम्हारी फैमिली वो मेरी चेन फैमिली की सर्वेंट है। ये कहने के बाद हम देखते हैं योंगफे का ऑरा बिल्कुल चेंज होता जाता है और वो उस वॉरियर डुयू से कहता है कि तुम लोगों ने जब देखा कि तुम्हारा मालिक आसपास मौजूद नहीं है तो तुम लोग अपनी दुम हिलाने लगे हो। ये बात उस वॉरियर को गुस्सा दिला देती है, जिस पर वो योंगफे पर जैसे ही पंच से वार करता है तो योंगफे एक ही हाथ के साथ उसके अटैक को रोक लेता है। दोनों का एनर्जी ऑरा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि डोंग डोंग देखता है वो दोनों इक्वली पावरफुल लग रहे हैं, मगर योंगफे अपनी डेमोनिक एनर्जी की वजह से एडवांटेज ले रहा है। इतने में हमें दिखाया जाता है योंगफे उसे मारने के लिए अपनी एनर्जी अपने पंच में चार्ज करते हुए पूरी ताकत के साथ उसे इतना जोर से पंच मारता है कि वो वॉरियर फिर से उन पहाड़ों पे जा लगता है और वहां से नीचे गिरने के बाद उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। मगर डुयू अभी भी योंगफे से कह रहा होता है तुम वो नहीं हो, तुम संजियान नहीं हो। मगर योंगफे कहता है अभी अभी मुझे रियलाइज हो रहा है शायद मैंने कोई ब्रेक थ्रू कर लिया है। असल में मैं अपनी न्यू पावर के साथ डार्क चर्च को सरप्राइज करना चाहता था, पर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे अपनी न्यू पावर्स को अपने एक पालतू कुत्ते के सामने शो करना पड़ेगा। ऐसा पालतू कुत्ता जो कि अब बिल्कुल पागल हो गया है और अपने मालिक को ही काटने को दौड़ रहा है। ये कहने के बाद योंगफे हवा में ऊपर जाता जा रहा होता है और हम उसके पीछे एक डिमोनिक बॉडी देखते हैं। ये देखकर डोंग डोंग भी थोड़ा सा डर गया था और साथ में डुयू तो बिल्कुल हक्का बक्का हो गया था। उसे पता भी नहीं था कि ये क्या चीज है, मगर योंगफे वो फौरन से अपनी सोट बाहर निकाल लेता है और डुयू से कहता है उन लोगों को मारने से पहले मैं पहले यहाँ का गन साफ कर लेता हूँ। ये कहने के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।